नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो इस वक्त आप लोगों के बीच में है और इसमें हम बात करेंगे विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर। जी हाँ, इससे पहले की वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि हमने चर्चा की है वृद्धि और विकास की संकल्पना पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत। आपको अगर ज्ञात हो तो पिछले वीडियो में हमने विकास की परिभाषाओं की बात की थी, और परिभाषाओं की प्रक्रिया में हमने बात की थी गैरिसन की एक परिभाषा की, जो कहते हैं कि हर अवस्था की कुछ निश्चित विशेषताएं हैं, और ये जो अवस्था की निश्चित विशेषताएं होती हैं, इन्हीं विशेषताओं का अगर आप सामान्यीकरण कर लें तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये है विकास के सिद्धांत। खासतौर पर जो टीचिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है, तो टीचिंग एग्जाम में ये जो टॉपिक है अधिगमकर्ता का विकास, जिसमें बाल विकास सम्मिलित है, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को ही पढ़ाएंगे, बालकों को, बालिकाओं को ही पढ़ाएंगे, वो करीब करीब सभी में कॉमन है। फिर चाहे आप सीटेट में चले जाएं, चाहे आप रीट की बात कर लें, चाहे आप ग्रेड 1 की बात करें, चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात करें, वहां पर ये जो सेक्शन है विकास बड़ा महत्वपूर्ण है। और हर बार परीक्षा में विकास के जो सिद्धांत हैं, कई बार इसे विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हम कह देते हैं, कई बार हम कहते हैं मानव विकास की या बाल विकास की चारित्रिक विशेषताएं, इनसे एक न एक प्रश्न आता ही आता है। एक तरह का एक कंपल्शन है, एक तरह की परंपरा है कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए एक एक करके बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सहजता से हम एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें याद करें, और जो नोट्स आपको साथ में प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स का आप प्रिंट आउट ले लें, या फिर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो पीडीएफ से जरूर पढ़ें। आइए शुरू करते हैं विकास के सिद्धांतों की बात। और इस प्रक्रिया में पहला सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलती रहती है। लगातार का मतलब ये नहीं जो हमने पिछली बार बात की थी हार्लॉक के स्टेटमेंट की कि लयात्मक होता है, लगातार नहीं। यहां लगातार का मतलब है कि विकास जारी रहता है। कभी गति तीव्र पड़ जाएगी तो कभी इसकी गति मंद पड़ जाएगी। समझ गए आप? कभी गति इसकी तीव्र पड़ जाती है, कभी इसकी गति मंद पड़ जाती है। पहला सिद्धांत मेरे ख्याल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कई बार निरंतरता का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत। आपको याद हो पिछला वीडियो जो आपने देखा था, उस वीडियो में मैंने स्किनर के एक कथन की बात की थी, और ब्रूहस स्किनर, बीएफ स्किनर एक बात कहते हैं कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, एक सरलतम सहज तरीके से एक परिवर्तन होता है और फिर विकास होता है। लेकिन यह लगातार चलता रहता है, और लगातार चलता रहता है, इसीलिए हम इसके लिए वूम्ब टू टूम्ब, पिछली कक्षा में हमने इसकी बात की थी कि गर्भाधान से प्रारंभ होगा और मृत्यु तक चलेगा। तो जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जा रहा है, जाहिर सी बात है वही लगातार होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कथन देखिए, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसके लिए कई बार एक टर्म यूज होती है कि व्यक्तिगत भिन्नता विकास में सन्निहित होती है। याद रखिए, पहला पॉइंट निरंतरता, दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है व्यक्तिगत भिन्नता। विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता सन्निहित होती है, यानी कि हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। आप कहेंगे कैसे? तो एक बेसिक सा सरल सा उदाहरण है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो उस 11 माह का था तब वो चलने लग गया, और दूसरा व्यक्ति है जो 14 माह का था तब चलने लग गया। एक व्यक्ति हो सकता है 15 माह का था तब चलने लग गया। तो ये जो चलने की प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया सबकी अलग अलग थी, तो व्यक्तिगत भिन्नता है। इसको आप एक कक्ष के आधार पर भी देख सकते हैं कि एक टीचर के पढ़ाने का तरीका एक सा ही होता है,
लेकिन उस कक्षा में अगर 10 विद्यार्थी मौजूद हैं तो उन 10 विद्यार्थियों का जो टॉपिक को पढ़ने का, समझने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। किसी को टीचर जब कुछ बात लिखवा लिखवा कर पढ़ाते हैं तब उन्हें समझ में आता है, किसी को टीचर बस ये कहते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसी चीज है, किताब से जाके पढ़ लो, हल्का सा एक ब्रीफ दे दें तो समझ में आता है। तो वहां भी तो बात विकास की हो रही है, एक तरह से मानसिक विकास की बात हो रही है। और शारीरिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता कैसे है या व्यक्तिगत प्रक्रिया ये कैसे है, वो इसलिए है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास की प्रक्रिया की बात करें, खासतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति चलना कब प्रारंभ करता है, तो कोई देर से चलेगा, कोई जल्दी चल लेगा। दूसरा सिद्धांत मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, अर्थात एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। इट इज एन ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे ऑर्डर में होगी, व्यवस्थित है, एक चीज के बाद दूसरी चीज, दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी। ऐसा नहीं है कि एक तरह की असंगतता दिखे, सब चीजें संगत है, कोहेरेंट है। हम यानी मनुष्य की बात अगर मैं करूं, जब चलना प्रारंभ करते हैं तो एक से अधिक एक्टिविटीज होती है। एक व्यक्ति जब चलना प्रारंभ करता है तो पहले, मतलब उस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करूं तो पहले वो नियंत्रित करता है अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ गर्दन उठाने के लिए। फिर वो धीरे धीरे बैठने लग जाता है, फिर बैठने के बाद वो घुटनों के बल चलने लगता है, फिर घुटनों के बल चलने के बाद वो किसी चीज को, किसी वस्तु को पकड़ के खड़ा होना सीखता है। फिर खड़े होने की प्रक्रिया में वो उस चीज को छोड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर उस वस्तु को पकड़ के चलना सीखता है वो बच्चा, और अंत में उसे छोड़कर चलने की प्रक्रिया में वो आ जाता है। तो आप देखिए एक व्यवस्थित क्रम है। मनुष्य जाति में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो भारत में जन्म ले, चाहे अफ्रीका में जन्म ले, सभी के चलने की प्रक्रिया यही है। तो विकास एक सुव्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। चौथा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। पहला प्रश्न यहां पर आपके सामने मैं रखूंगा कि मित्रों, अंतःक्रिया क्या होती है? अंतःक्रिया को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरैक्शन। किसी परिवेश में एक या एक से अधिक, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, वस्तुएं एक साथ रहें और इस प्रकार से क्रिया करें कि एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, एक वस्तु का प्रभाव, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, और दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे कक्षा कक्ष, एक सरल सा उदाहरण। क्लास में टीचर है, बैठे हैं, बच्चे भी वहां पे पढ़ रहे हैं और बच्चों को टीचर ये कहे कि बेटा ये क्वेश्चन का आंसर लिखो, तुम्हें समझ में आया? तो टीचर को बच्चों ने जवाब दिया हाँ हाँ सर समझ में आया। तो टीचर के जो इंस्ट्रक्शन है, जो उसके अनुदेशन है, वो अनुदेशन उन बालकों की गतिविधि को प्रभावित कर रहे हैं। और मान लो टीचर कुछ लिखवा रहा है, लिखवाते लिखवाते की प्रक्रिया में बीच में एक बच्चा कहते हैं कि सर एक सेकंड ये एक चीज वापस समझाओ, तो टीचर की प्रक्रिया या टीचर का जो लिखाना था वो बच्चों के द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को सापेक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यही एक तरह की एक्टिविटी है, इसी को इंटरैक्शन कहते हैं। और यह कहा जाता है कि विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। Development is a result of close interaction between the environment and the heredity। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है विकास के विभिन्न पक्ष आयाम अंतर संबंधित व अंतर निर्भर होते हैं। विकास का एक आयाम दूसरे आयाम पर निर्भर होता है, विकास का एक आयाम दूसरे आयाम से संबंधित होता है, तभी हम कहते हैं। एक सरल सा उदाहरण है, हम अंग्रेजी की कहावत पढ़ते हैं, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब आपका, या फिर हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, इसका मतलब आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो कथन का अभिप्राय क्या है कि ये जितने भी आयाम हैं विकास के, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं।
एक आयाम में अगर किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे से संबंधित भी है। ठीक है मित्रों, अगले स्टेटमेंट पे आओ। विकास एकीकृत रूप में होता है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, इसको एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इंटीग्रेशन अर्थात बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। हम जब भी एक बच्चे की एक्टिविटी देखते हैं तो किस प्रकार से उस पूरी घटनाक्रम को, पूरी एक्टिविटी को देखते हैं कि एक बच्चा पहले अपने अंग पर नियंत्रण करना सीखता है, पूरे अंग पर। मान लीजिए यहां पर एक पेंसिल रखी हुई है, एक छोटा बच्चा उस पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करे तो वो बच्चा पूरे हाथ का जोर देगा, अपनी पूरी बॉडी को भी उधर टिल्ट कर देगा, मतलब पूरे शरीर से उस पेन को उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाद में हो सकता है उसे पता चले कि ये कंधा जो है, इसकी मदद से मैं केवल सीधे अपने हाथ को भी उपयोग कर सकता हूं। हो सकता है उस बच्चे को लगे कि मुझे सीधा हाथ ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये कोहनी नाम की एक चीज है और मैं अगर अपनी कोहनियों का इस्तेमाल करूं तो मैं उससे कर सकता हूं। फिर एक स्टेज आती है जब उसे कलाइयों का भी इस्तेमाल करना आ जाता है, उंगलियों का भी इस्तेमाल करना आ जाता है, और अब वो पूरा एक तरह से इनको इंटीग्रेट, एकीकृत स्वरूप में इनका प्रयोग करना सीखता है और अपने कार्य का निष्पादन करता है, उसको अंजाम देता है। तो ये छठा जो हमारा आज का सिद्धांत है या आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से लेकर विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं से लेकर, वो ये है कि विकास एकीकृत स्वरूप में होता है, अर्थात बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है और उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। ठीक है, अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु कहता है कि विकास संचयी होता है। आप कहेंगे कि सर संचयी का मतलब, तो मैं कह दूंगा क्यूमुलेटिव। आप कहोगे कि सर क्यूमुलेटिव का मतलब, तो मैं कहूंगा संचयी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो बड़ी शानदार स्टोरी है, आपने कई बार सुनी भी होगी। उस स्टोरी को हमेशा याद रखिए कि संचय शब्द का मतलब क्या है। संचय का यूं तो मतलब होता है इकट्ठा होना, चीजों का जुड़ते जाना। मोटिवेशन स्टोरी की मैं बात करूं तो आपने कई बार सुना होगा कि चट्टान को 50 हथौड़े मारे गए तब वो चट्टान टूटी। 50 हथौड़े, 1 से लेकर 50 बार उसे पीटा गया। तो क्या पहली बार जब चोट मारी गई उसका महत्व शून्य था? क्या वो महत्वहीन चोट थी? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पहली ही चोट ने अपना इंपैक्ट क्रिएट किया होगा, दूसरी चोट उससे कहीं आगे गई होगी, तीसरी उससे आगे गई होगी, चौथी उससे भी आगे गई होगी, और ऐसे में 50वीं चोट तक पहुंचते पहुंचते वो जो चट्टान थी उसका टूटना सुनिश्चित हो गया। विकास की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। आपको याद हो तो मैंने आज की इस वीडियो में, जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने कहा कि बच्चा 11 महीने का होता है तब चलने लग जाता है, या 12 महीने का होता है तब चलने लग जाता है, कुछ इस तरह की हमने बात करी। तो क्या 12 महीने या 12वें माह में ही कुछ ऐसे परिवर्तन आए उसमें कि वो चलने लगा? क्या इस पूरे चलने की प्रक्रिया में जब वो 12 माह का हुआ, इस प्रक्रिया में जब वो 8 माह का था और घुटनों के बल चलता था, इसका कोई योगदान नहीं है? क्या इस प्रक्रिया में जब वो बैठना सीख गया था, 6 माह का हुआ तब, इस बात का कोई योगदान नहीं है? क्या इस पूरी प्रक्रिया में जब उसने अपनी गर्दन उठानी शुरू कर दी थी और वो अपने पैरों को इस तरह से करता था, तो क्या इस बात का, जब वो 2.5-3 महीने का था, इस बात का कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल है, आप कहेंगे कि साहब है। तो विकास का संचयी प्रकृति होने का मतलब यही है कि जो पूर्ववर्ती गतिविधियां हैं विकास की, जो प्रेडिसेसर्स हैं, जो पहले की आई हुई एक्टिविटी हैं, वो अपना कार्य करती हैं, तभी जाकर आगे कोई एक गतिविधि हमें नजर आती है। तो विकास इसीलिए संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। चट्टान के उदाहरण से आप याद रखेंगे कि हर क्षण का, हर गतिविधि का, हर एक्टिविटी का व्यक्ति के विकास में उतना ही महत्व है। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। डेवलपमेंट इज जनरल टू
स्पेसिफिक इन नेचर। जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया में विकास आगे बढ़ता है। यह बात क्लियर हो गई आपको? सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। शुरू में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार वयस्क होने पर अधिक विभेदीकृत, परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लग जाता है। शुरू में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार, अविभेदीकृत का मतलब समझ रहे हैं आप? विभेदीकृत का मतलब होता है डिफरेंशिएबल, यानी जिसमें अंतर किया जा सके। और अविभेदीकृत का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जिसमें आप कोई खासा अंतर नहीं कर सको। जैसे एक शिशु का रोना, इसको ऐसे समझो, रोना। रोना से अभिप्राय, रोना से मेरा अभिप्राय यह है कि एक बच्चा जब भूखा होता है तब भी वो रोता है, उसको नींद आ रही है तब भी वो रोएगा। मान लो शरीर में कोई पीड़ा है, दर्द है, तब भी वो रोएगा। नींद अगर खुल गई तब भी वो रोएगा। उसे अगर मां के पास जाना है, किसी और ने गोद में ले लिया तो वो रोएगा। उसे मान लीजिए भूख मिट गई उसकी, तब रोएगा। यानी कि रोना एक ऐसी क्रिया है जिसके जरिए बालक अपने आप को कम्युनिकेट करता है। लेकिन उसका कम्युनिकेशन क्या हम समझ पाते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं समझ पाते? वो इसलिए नहीं समझ पाते साहब क्योंकि रोना जो है वो अभी अविभेदीकृत है, उसका भी विभेदन नहीं किया जा सकता, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि वो क्यों रो रहा है, क्या कारण है, कोई तकलीफ है, क्या नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, वयस्क होने पर व्यवहार अधिक विभेदीकृत और परिष्कृत हो जाता है। बहुत ही क्लियर दिखने लग जाएगा कि भाई कोई रो रहा है, क्यों रो रहा है, दर्द लगा हुआ है और चोट लगी है इसलिए रो रहा है, कोई पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, भावनात्मक पीड़ा है तो रो रहा है। रोने की भी अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। कोई आदमी सिर्फ सुबकता है, कोई सिर्फ आंसू निकालता है, कोई सिर्फ गला भर्रा जाता है उसका। कई बार हम ढां ढां करके रोने लग जाते हैं, हाँ या ना, फूट फूट के रोना जिसको कहते हैं। तो यही वयस्क होने पर विभेदीकृत, परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया है, जिसको जनरल टू स्पेसिफिक के टर्म में हमने देखने की कोशिश की। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अविभेदीकृत व्यवहार वयस्क होने पर अधिक विभेदीकृत, परिष्कृत और लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट, जनरल से स्पेसिफिक। ये रीट में इस बार प्रश्न भी आया था जनरल से स्पेसिफिक का। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रेडिक्टेबल होता है और इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। आप कहेंगे साहब भविष्यवाणी की जा सकती है मतलब यह कि विकास के जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम पहले से भी बता सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मैं एक बड़ा जबरदस्त सा आपको एक उदाहरण दूं कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर विकास पूर्वानुमेय नहीं होता, अगर विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा पाती, तो क्या हम इस पूरी यूनिट को, इस पूरे खंड को, इस पूरे चैप्टर को पढ़ पाते? कदापि नहीं। क्या हम ये बात कहते कि व्यक्तिगत भिन्नता इसमें होती है, निरंतर चलता रहता है? ये बात हमें पहले से पता है तो किसी व्यक्ति के बारे में हम भविष्यवाणी तभी तो कर सकते हैं। और अगर फैक्चुअली भी बात करें तो एक हमारे देसी एक कहावत होती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कैसा होगा ये पहले ही नजर आने लग जाता है। कई मनोवैज्ञानिक एक बात भी कहते हैं कि कलाई की हड्डियों का एक्सरे करके ये पता लगाया जा सकता है कि वयस्क अवस्था में वो हड्डियां जो है उनका आयतन कितना हो पाएगा या कितना वो सरफेस होगा, एरिया होगा उन हड्डियों का। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी कि ये प्रेडिक्टेबल होता है, इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। बालक एवं बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है। जाहिर सी बात है, पुरुष का विकास एक अलग प्रक्रिया से चलता है, स्त्री का विकास एक अलग प्रक्रिया से चलता है। किशोरावस्था में हम पढ़ेंगे भी इस बात को कि जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, वो बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा 2 साल पहले आती है।
सामान्यतः 2 साल पहले आती है, 1.5 साल, 1 साल, 2 साल पहले आ जाती है। इसका मतलब दोनों के विकास में भिन्नता है। आप ये भी देखिए कि बालकों का जो विकास होता है वो एक अलग तरीके का होता है, खासतौर पर जब मैं किशोरावस्था की बात करूं। बालिकाओं का विकास है वो बिल्कुल अलग ढंग से होता है। तो ये पुरुषोचित गुण, स्त्रियोचित गुण दोनों में आते हैं, और उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि बालक एवं बालिकाओं के विकास की दर में भी भिन्नता होती है। विकास की प्रक्रिया तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसकी जो दर है वो भिन्नता है। दर की ही मैंने बात करी, तभी तो मैंने कहा कि 2 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर विकास लंबवत ना होकर लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार। आप कहेंगे सर स्पाइरल का मतलब, और ये स्पाइरल क्यों होता है? तो आइए उसी की बात करते हैं। देखो, स्पाइरल की मैं बात करूं तो व्यक्ति का विकास हमेशा एक जैसा नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार अगर विकास हो गया फिर विकास मंद पड़ता है, और हम ये पढ़ते भी हैं कि शैशव अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, और फिर जब पूर्व बाल्यावस्था आती है तो विकास थोड़ा सा मंथर गति से होने लग जाता है। फिर जब किशोरावस्था आती है तो विकास फिर तीव्र गति से होता है। तो होता क्या है बेसिकली, आप एक कहानी याद रखिए, आप एक बात याद रखिए कि गाय क्या करती है, एक बार एक साथ बहुत सारा खा लिया और फिर वो जुगाली करने लग जाती है। जुगाली का अभिप्राय क्या है कि वो जो एक साथ खाया है उसको चबाया जाए और उसको इस स्टेज पर पहुंचाया जाए कि वो पच जाए, फिक्स हो जाए शरीर में। और यही विकास के लिए भी होगा। क्या होगा कि विकास जब वर्तुलाकार होगा तो जो स्टेज विकास को आगे बढ़ाने की है, यानी कि यूं कहूं कि जिस अवस्था में विकास तीव्र गति से होगा, उसकी अगली अवस्था में या कुछ समय बाद गति मंद पड़ जाएगी, और ये जो तीव्र गति से हुआ था विकास, इसे स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? और फिर जैसे ही स्थायित्व मिला फिर विकास तीव्र गति से बढ़ा और फिर गति मंद पड़ेगी और स्थायित्व मिलेगा, और इसी प्रकार से व्यक्ति का विकास जो है वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से विकास जो है वो लंबवत नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार होता है। फिर आइए, विकास की आरंभिक बुनियाद अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रारंभिक विकास जो है वो बाद के विकास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हम पढ़ते भी हैं, आरंभिक बुनियाद या नींव जो है विकास की वो अधिक महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग फेज जो है विकास का वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये प्रारंभिक विकास जो है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको क्लियर हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शैशव अवस्था को हम इसीलिए जब हम पढ़ते हैं, आगे भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इसमें ये सीखने की सबसे तीव्र अवस्था है, ये विकास की सबसे तीव्र अवस्था है, और कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे आदर्श काल भी कहा है। तो वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये जो अवस्था है, शुरुआती जो चरण होता है विकास का, क्योंकि वो नींव है। जब नींव मजबूत बनेगी तभी तो इमारत मजबूत बनेगी, इसलिए शुरुआत का विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विकास में जातिगत एक रूपता दृष्टिगत होती है। अब ये जातिगत एक रूपता का मतलब क्या है? हमारे भारत देश में, राजस्थान में, समाज में जो जातियां, क्या उसकी बात हो रही है कि फला जाति का विकास एक तरह से होता है, इस जाति का विकास एक तरह से होता है? नहीं, यहां पर जातिगत एक रूपता की बात हो रही है मनुष्य जाति से, और मनुष्य जाति से यहां पर अभिप्राय है यूनिफॉर्म पैटर्न का। कौन से पैटर्न का साथियों? यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास में एक किस्म का यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। हर मनुष्य एक ही प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। अब ये लाइन बोलते ही आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर अगर सब मनुष्य का एक तरह से विकास होता है तो आपने शुरुआत में इस क्लास में यह क्यों कहा कि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है और उसमें व्यक्तिगत भिन्नता है? यह भी सही है और वो भी सही है। दोनों कैसे सही हैं? तो दोनों यूं सही हैं साथियों कि जब मैं कहूं कि व्यक्तिगत भिन्नता है, इसका मतलब सब मनुष्यों का विकास एक जैसा नहीं हो सकता। किसी का जल्दी होगा, किसी का धीरे होगा। लेकिन जब मैं जातिगत एकरूपता की बात कहूंगा तब मैं कहूंगा कि जल्दी हो, धीरे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया तो वही होगी। यानी कि हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि एक बच्चा जो है वो 11 माह का जो था तब चलने लगा, उससे पहले घुटनों के बल चल रहा था। एक 14 माह का था तब चलने लगा,
एक जो था वो 15 माह का था तब चलने लगा, और इसके आधार पर मैंने कह दिया कि वो व्यक्तिगत भिन्नता है, क्योंकि इससे पहले वो घुटनों के बल चल रहे थे। मान लिया व्यक्तिगत भिन्नता है, लेकिन इस व्यक्तिगत भिन्नता के बावजूद चलने का तरीका तो सबका यही था ना कि पहले घुटनों के बल चल रहे थे और बाद में वो खुद से चलने लगे। पहले घुटनों के बल चल रहे थे और बाद में खुद से चलने लगे। अब जब मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब देयर आर यूनिफॉर्म पैटर्न। हर मनुष्य का विकास उसी तरह से होगा, चाहे वो भारत में जन्मे, चाहे वो पाकिस्तान में जन्मे, चाहे अमेरिका में जन्मे, चाहे ग्रीसलैंड में जन्मे, चाहे किसी मनुष्य का जन्म अंतरिक्ष में क्यों ना हो जाए, लेकिन पहले वो क्या होगा? पहले बोलिए, पहले अपने गर्दन को उठाना सीखेगा, फिर सिर को उठाना सीखेगा, फिर कुछ कह सकते हैं कि बैठना सीखेगा, और ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? विकास में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां पर एक स्टेटमेंट है, क्या परिपक्वता को विकास समझ लिया जाए? नहीं। लेकिन क्या अधिगम विकास है? हालांकि अधिगम एक तरह का विकास माना जाता है। राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा की किताब में यही कहा जाता है कि अधिगम एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के स्वयं के द्वारा होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इनकी भूमिका विकास में जरूर होती है, क्योंकि विकास एक बहुत ही अलग किस्म की, व्यापक किस्म की टर्म है। ठीक है, लेकिन इसको समझें कैसे? तो एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं, उसको आप हमेशा मेमोराइज रखना, कि एक माता के पिता के 2 जुड़वा बच्चे थे। कैसे बच्चे थे? 2 जुड़वा बच्चे। ठीक है, एक का नाम था मिस्टर ए, एक का नाम था मिस्टर बी। ये दोनों जब 7 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी इनको स्विमिंग सिखाने के लिए लेकर चले गए। तो मना कर दिया स्विमिंग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर ने कि भाई अभी इनको मत लेकर आओ, क्योंकि अभी ये इतने परिपक्व नहीं है कि स्विमिंग के पूल का जो वो गहराई है उस तक इनकी बॉडी पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि अभी विकास ऐसा हुआ नहीं है कि ये अधिगम कर पाए, अगर मैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करूं तो। 10 वर्ष के हुए तो पिताजी फिर ले गए। अब पिताजी जब 10 वर्ष के वक्त लेकर गए तो ए जो है वो मना कर दिया, ए भाई साहब ने, कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो घर पे रहूंगा। बी भाई साहब ने कहा कि चलो मुझे तो सिखाओ भाई स्विमिंग। कालांतर दोनों 20 वर्ष के हो गए, और कालांतर में यह देखा गया कि ए ने कभी स्विमिंग नहीं की और बी ने कभी स्विमिंग छोड़ी ही नहीं। तो आप खुद बताइए कि जो 20 वर्ष का ए होगा और 20 वर्ष का बी होगा, दोनों जुड़वा है कहने को, क्या इन दोनों के शारीरिक जो सौष्ठव होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, वो एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों शक्ल सूरत से तो एक जैसे दिखते थे, लेकिन ताकत और स्ट्रेंथ के मुकाबले में एक जैसे होंगे? नहीं। शारीरिक विकास किसका बेहतर होगा बताइए? बी का। तो अब आप कह सकते हैं ना कि विकास क्यों बी का बेहतर हुआ? क्योंकि उसने स्विमिंग की। स्विमिंग करना यानी स्विमिंग सीखना मतलब एक किस्म का अधिगम। इसीलिए विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। यह पॉइंट रिपीट हुआ है कि विकास वर्तुलाकार नियम से आगे बढ़ता है। ठीक है, यहां पर 2 नाम जानने बहुत जरूरी हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक है साथियों सीफेलो कॉडल, इसे कहते हैं सिर से पैर। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में जो मनुष्य का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर। आप देखिए ना कि पहले बच्चा अपनी गर्दन उठाना सीखता है, फिर अपनी छाती को उठाना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, वही बात बैठ के फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर किसी चीज को पकड़ना सीखता है, उसको पकड़ के चलना सीखता है, और अंत में चलना सीखता है। तो विकास सिर से पांव की दिशा में बढ़ता है, खासतौर पर शारीरिक विकास में, अगर मैं सीफेलोकॉडल की बात करूं तो। दूसरी यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे आपको याद रखना है। प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि। केंद्र से परिधि। केंद्र से परिधि का क्या अभिप्राय है? केंद्र से परिधि का अभिप्राय है प्यारे साथियों कि विकास जो है वो केंद्र से प्रारंभ होगा और परिधि तक जाएगा, सतह तक जाएगा, सरफेस तक जाएगा। इसी तरह से जो हम जनरल टू स्पेसिफिक में पढ़ते हैं कि बालक जो है पहले अपने हाथ के जरिए उसे पूरे शरीर के जरिए उस पेन को पकड़ना चाहता था,
फिर उसने कोहनी का इस्तेमाल करना सीखा, फिर उसने कलाई का इस्तेमाल करना सीखा। तो कलाई का इस्तेमाल एकदम एंड में हुआ। तो आप कह सकते हैं ना कि एक केंद्र से शुरू होकर एक चीज सतह या सरफेस तक गई या परिधि तक गई, और यही प्रॉक्सिमोडिस्टल है। यही क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम हैं। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड। और विकास की हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। जाहिर सी बात है, हर अवस्था के अपने जोखिम हैं और हर अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड। अगर अवस्था की अपनी विशेषताएं नहीं होती तो हम कभी उस अवस्था को समझ ही नहीं पाते। मैं जब कहता हूं कि तीव्र विकास की अवस्था, तीव्र तो कौन सी है? शैशवावस्था। यह उसकी विशेषता है, तभी तो उसे शैशवावस्था कहा। अगर यही चीज तीव्र विकास, जिस गति से या जिस प्रक्रिया से विकास शैशवावस्था में होता है, वैसा ही बाल्यावस्था में होता, वैसा ही किशोरावस्था में होता, तो क्या इसे हम एक विशेषता कह पाते? जब सब में ही बराबर हो रहा है तो फिर हम विशेषता कैसे कहेंगे? तो ये जो विशेषताएं हैं ये अवस्थाओं को चिन्हित करने के लिए भी उपयोगी होती हैं। आप कहेंगे कि साहब जोखिम का मतलब या जोखिम का मतलब, तो जोखिम का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अगर हर अवस्था की जो विशेषता है उस अवस्था के जाने के साथ अगर ना जाए तो कई बार वो परेशानी का कारण भी बन सकती है। एक बेसिक सरल सा उदाहरण आप समझिए, इससे आप इस चीज को लिंक कर पाएंगे कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, उसमें हमारा मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है कि बच्चे के जो गले की मांसपेशियां हैं वो इस तरह से विकसित हों कि वो बोल पाए अच्छे से। यही प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया में बच्चा शुरुआत में बलबलाना सीखता है, तुतलाना सीखता है, तुतला के बोलता है। हमें अच्छा भी लगता है कि एक छोटा सा बच्चा बोल पापा, ताता, बोल मम्मी, नम्मी, इस तरह से कुछ भी बोल रहा है वो। अब अगर मान लो कि वो बच्चा बड़ा हो गया और अब भी वो तुतला ही रहा है, वो तुतलाने की आदत अभी तक नहीं गई, तो क्या ये एक तरह की परेशानी का सबब नहीं है? बिल्कुल है। तो वो जो चीज एक समय में विकास की विशेषता नजर आ रही थी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहा था, घर वालों को सबको खुशी दे रही थी, वही चीज आगे जाकर क्या बन गई? एक तरह का हजार्ड बन गई, एक तरह की घबराहट की या खतरे की घंटी बन गई है। अंतिम बिंदु देखिए इसमें, वो है विकास सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक की अगर बात आए तो एक नाम याद आता है हमें, वो है लेव वाइगोत्स्की, जो बात करते हैं संस्कृति की, भाषा की और समाज की। वाइगोत्स्की। लेकिन यहां पर बात कुछ और है। यहां पहले मैं आपको बताता हूं ऐतिहासिक। एनसीईआरटी 2011 है, सॉरी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी जो है वो क्लियरली कहती है कि आज जो युवा है और देश की आजादी के समय जो युवा था, उनके सपने, उनकी सोच, उनकी कल्पनाएं, उनका रहन सहन वो बिल्कुल अलग था। तो उसके हिसाब से वो जो विकास था वो वैसे हुआ था और ये विकास अब हो रहा है। और ये डायलॉग कई बार हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि आपकी मेरी अवस्था में कोई बच्चा किसी मेहमान के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने जाए और हम खाने में कह के भाई मैं 2 ही रोटी खाऊंगा या मिठाई नहीं खाता, तो अक्सर एक दादाजी किस्म के कोई व्यक्ति होते हैं वहाँ पे जो बोलते हैं अरे बेटा तेरी उम्र में तो मैं ना 20-20 कचौरी खा जाता था, 1-1 किलो लड्डू एक साथ खा जाता था। तो इसका मतलब उस वक्त उनका जो शारीरिक विकास जो था वो इतने विकसित थे और ये शारीरिक उनमें क्षमता थी कि वो ये चीज़ कर सकते थे उस दौर में। आज के दौर के लड़कों लड़कियों के बस की नहीं है ये बात। तो इसीलिए ये ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और सांस्कृतिक परिवर्तनों से तो प्रभावित है ही, भौगोलिक परिवर्तनों से भी प्रभावित है। जैसा देश वैसा भेष, हम ये बात कहते हैं। चाहे पहाड़ी इलाकों पर जाओ तो थोड़े से रंग जो है वो गोरे रंग के लोग मिलेंगे। आप दक्षिण में चले जाएं, ट्रॉपिकल एरियाज में चले जाएं तो वहां पर सांवले लोगों की प्रकृति ज्यादा है। तो ऐसे में विकास संस्कृति से प्रभावित होता है। अधिगम का भी संस्कृति पर असर पड़ता है और विकास तो संस्कृति से प्रभावित होता ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने विकास के मूलभूत सिद्धांतों को देखने की कोशिश करी। आइए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने सिद्धांतों की प्रक्रिया में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा सिद्धांत पढ़ा। तो सबसे पहले हमने निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा, सतत विकास। फिर हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर हमने पढ़ा ये सुव्यवस्थित क्रम में होता है। फिर हमने पढ़ा कि ये वातावरण और वंशक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। बाद में हमने पढ़ा कि विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर हमने एकीकरण, इंटीग्रेशन को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये संचय होता है, क्यूमुलेटिव होता है। हमने वो हथौड़े वाली कहानी से इसे समझा। फिर
पढ़ा कि अविभेदीकृत व्यवहार वयस्क होने पर अधिक विभेदीकृत और परिष्कृत और लक्ष्य निर्देशित बन जाता है। फिर हमने पढ़ा कि यह पूर्वानुमेय होता है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर हमने पढ़ा कि बालक और बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, आरंभिक बुनियादी नींव अधिक महत्वपूर्ण है, जातिगत इसमें एक रूपता होती है, परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें, वर्तुलाकार नियम से यह आगे बढ़ता है, प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम है और यह सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृश्यों से भी प्रभावित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे तब तक, जैसा कि मैंने आपको कोर्स में भी बताया था शुरुआत में, कि डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, हम संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। बहरहाल मैं लेता हूं विदा। इसके वीडियो के नोट्स को जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।